morning students, welcome to रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में डिस्कस किया था। तो ओम के नियम का प्रयोग करके हम लोग किसी कंपोनेंट के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे V को कैलकुलेट करना है तो हम उससे फ्लो होने वाले करंट को उसके रेजिस्टेंस से गुना कर देंगे तो V = IR निकल जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हम ओम के नियम से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिल जाए, कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आपको मिल जाए जहां ओम का नियम फॉलो नहीं होता है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग किरचॉफ्स के नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, ये सामने हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फिगर बनाया है। आप इसमें देख रहे हैं कि तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। तीन रेजिस्टेंस दिया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें दो बैटरी कनेक्टेड है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाले ब्रांच को देखिए, ऊपर वाले ब्रांच में ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये नीचे वाले ब्रांच में आ जाइए, इसमें करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, यानी कि एक ही सर्किट में कहीं आपको करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो कहीं क्लॉकवाइज मिलेगा। अब सवाल ये है कि सर हमें R1, R2 और R3 तीनों के टर्मिनल्स के दोनों सिरों पर या टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना है। तो आप यहाँ पर ओम का नियम नहीं लगा सकते हैं, आप ओम के नियम को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया है। ठीक है, किरचॉफ का दो नियम, और दोनों नियम को हमें बारीकी से स्टडी करना है। जब हम वो स्टडी कर लेंगे तो फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर हमें करंट मालूम करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ को जानने से पहले आपको तीन पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला होता है कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संधि। ठीक है, तो जंक्शन क्या होता है। उसके बाद अगला है ब्रांच क्या होता है। ब्रांच, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शाखा। ठीक है, और तीसरा होता है लूप। लूप यानी कि क्लोज्ड सर्किट, जिसको हम लोग कहते हैं बंद विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। ठीक है, तो पहले हम आपको ये तीन जो टर्म है उसके बारे में हम आपको समझा देना चाहते हैं कि जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जंक्शन के बारे में। देखिए, परिपथ का कोई भी ऐसा पॉइंट लीजिए जहां पर कम से कम 3 वायर कनेक्ट होना चाहिए। दो से ज्यादा वायर जिस पॉइंट पर आकर मिलती हो उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, सर्किट का वह पॉइंट जहां दो से अधिक वायर, दो से अधिक लाइन आकर मिलती है उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहेंगे। जैसे इस पॉइंट का नाम अगर हम ले ले A। ठीक है, तो यहां देखिए 1 2 3, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा ही होना चाहिए तो हम इसको जंक्शन कहेंगे। A एक जंक्शन है। यहां से देखिए B, यहां पर भी कितने वायर है 1 2 3, इसीलिए B को भी हम एक जंक्शन कहेंगे। आगे बढ़ जाइए, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया C, तो C भी एक जंक्शन है। इस पॉइंट का हम नाम ले लें D, तो D भी एक जंक्शन है। इस पॉइंट को अगर हम E कहें तो E भी एक जंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर कितने वायर है 3। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान के चलिए कि एक वायर यहाँ से रहता है ऐसे, सपोज दैट कि कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर आ रहा है। ठीक है, और ये करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। ठीक, तो यहाँ देखिए
इसको भी हम एक जंक्शन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 लाइन या 4 वायर एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है, इसीलिए ये जंक्शन कहलाएगा। अब अगर हम आपसे पूछे कि यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम G कहें तो क्या यह पॉइंट जंक्शन है? लग रहा है ना, जंक्शन है क्या? नहीं है, यानी कि यह पॉइंट जंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इस पॉइंट पर तो केवल 2 वायर है, और हम जंक्शन को पहचानते कैसे हैं? तो वह पॉइंट जहां 2 से अधिक तार आपस में आकर मिलती है, वह पॉइंट तो जंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर तो मात्र 2 ही पॉइंट है, इसीलिए यह जंक्शन नहीं होगा, यानी कि यह G पॉइंट जो है वह जंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि ये जंक्शन क्या होता है, यानी कि वह सर्किट का वह पॉइंट जहां कम से कम 3 वायर आपस में मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट अब हम लोग ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांच क्या होता है, ठीक। तो चलिए, आप एक जंक्शन से चलना शुरू कीजिए और दूसरे जंक्शन पर पहुंच जाइए। आप एक जंक्शन से चलना शुरू कीजिए और दूसरे जंक्शन पर पहुंच जाइए, तो वह एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच की जो भी दूरी मिलेगी वह आपका ब्रांच कहलाएगा। जैसे आप A से चलना शुरू किए, है ना, तो A से चलना शुरू किए, ये देखिए जैसे ही हम आगे बढ़े B आ गया, एक दूसरा जंक्शन आ गया। इसका मतलब ये है कि A से B यह एक ब्रांच हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम दूसरे ब्रांच की बात करें तो A से लेकर F तक हम चलते हैं, फिर यह एक ब्रांच मिल गया, ठीक है। B से कितनी ब्रांच मिलती है वो देख लीजिए। B से एक ऊपर जाइए, C पर पहुंच गया, यानी कि एक जंक्शन से चलना शुरू किया, दूसरे जंक्शन पर पहुंच गया, तो ये भी एक ब्रांच है। फिर B से A तक आए, ये भी एक ब्रांच है। B से लेकर E तक गए, ये भी एक ब्रांच है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना है कि किसी एक ब्रांच के प्रत्येक पॉइंट पर करंट का वैल्यू सेम होता है, करंट बदलता नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि B से लेकर E तक यह एक ब्रांच है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पर करंट का वैल्यू अगर देखा जाए तो वह चेंज नहीं करेगा, करंट का वैल्यू एक ही रहेगा, ठीक है। आप D से लेकर C तक आइए, तो इस रास्ते से जो करंट का वैल्यू जाएगा तो हर एक पॉइंट पर करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि जंक्शन के बारे में आपने समझ गया, ब्रांच के बारे में आपको समझ में आया, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है कि ब्रांच के प्रत्येक पॉइंट पर करंट का वैल्यू सेम रहता है, करंट का वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लूप की बात करेंगे, ठीक है, कि लूप क्या होता है। ओके, एक्सक्यूज मी। तो अब हम लोग लूप की बात करते हैं कि लूप किसको कहते हैं। तो देखिए, आप किसी जंक्शन से चलना शुरू कीजिए और वही जंक्शन पर आकर पहुंच जाइए, ठीक है। तो आपको जो एक क्लोज सर्किट मिलेगा उसी को हम लोग लूप कहते हैं। फिर से समझिए, किसी जंक्शन से चलना शुरू कीजिए और वही जंक्शन पर आकर पहुंचिए, तो जो क्लोज सर्किट मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो अब ये देखिए, आप A से चलना शुरू कीजिए और फिर A पर ही आ जाइए, तो लूप बताइए क्या क्या हो जाएगा। तो A से हम B पर गए, B से E पर जाएंगे और E से F पर जाएंगे और F से फिर A पर आ जाएंगे, यानी कि आप A से चलना शुरू किए, उसके बाद कहाँ गए, A के बाद B पर गए, B से कहाँ गए, E पर चले गए, उसके बाद E से कहाँ चले गए, F पर, F से कहाँ आ गए फिर A पर। देखिए, तो A से चलना शुरू किए, शुरू कहाँ से किए थे, A से, खत्म हमने कहा क्या, जर्नी अपना A पर। तो यह जो एक क्लोज सर्किट मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो क्या कोई दूसरा लूप है क्या? इसी को देखिए, इसमें दूसरा लूप बता सकते हैं, बताइए। आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हम A से चलना शुरू करेंगे तो B पर पहुंचेंगे, अब B से हम C पर चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि A से चलना शुरू किए B पर, B से कहां चले गए, C पर चले गए, C से फिर D पर आ गए, ठीक है, D पर आ गए। उसके बाद बताइए, तो उसके बाद फिर कहां आ गए हम, E पर आ गए,
ठीक है, ई से कहाँ आ गए एफ पर, और एफ के बाद, ठीक है, एफ के बाद हम फिर कहाँ आ जाएंगे, ए पर ही आ जाएंगे। तो ये भी हमारा एक लूप हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और लूप आपको यहां से मिल सकता है, ये देखिए बी से चलना शुरू कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए बी से चलना आप शुरू कर दिए, उसके बाद कहाँ गए, सी पर गए, सी से कहाँ गए, डी पर चले आए, डी के जाने के बाद ई पर आप आ गए, और ई से जाने के बाद फिर कहाँ आ गए, बी पर। तो आप एक चीज देखिए, ए से चलना शुरू किए थे, ए पर पहुंच गए। इसमें भी देखिए ए से चलना शुरू किए, ए पर पहुंच गए, बी से चलना शुरू किए थे, बी पर पहुंच गए, ठीक है। तो किसी एक जंक्शन से चलना शुरू कीजिए और फिर आपको घूम के उसी जंक्शन पर आना है, तो जो क्लोज सर्किट मिलेगा दैट इज कॉल्ड लूप। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है और लूप क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अगर आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम अब किरचॉफ के फर्स्ट रूल को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट रूल को स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं। और क्योंकि फर्स्ट रूल जो है वो करंट के लिए वैलिड है, इसीलिए हम इसे करंट रूल भी कहते हैं। तो देखिए आपको तीन नाम दिया जाएगा, किरचॉफ्स का करंट रूल बताइए, आप फर्स्ट रूल ही याद रखना। किरचॉफ का जंक्शन रूल बताइए, तो भी फर्स्ट रूल ही आपको बताना है। तो करंट रूल या जंक्शन रूल दोनों में से कोई भी रहे तो आपको फर्स्ट रूल के बारे में ही बताना है। अब हम जान लेते हैं कि वह फर्स्ट रूल क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो किसी क्लोज सर्किट में हम लोग यहाँ सिंपल सर्किट की बात नहीं करेंगे, सिंपल सर्किट के लिए हमारा ओम्स लॉ पहले से मालूम है, ठीक है, ओम्स लॉ का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें कॉम्प्लेक्स सर्किट की, तो किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में किसी जंक्शन की बात करें, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसमें जंक्शन पर, है ना, जंक्शन पर आने वाली करंट और जंक्शन से जाने वाली करंट दोनों का जो एडिशन होता है वह बराबर होता है। दोनों का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जंक्शन पर आने वाली सभी धाराओं का योग जंक्शन से जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। पहला बताने का तरीका हो गया। दूसरे तरीका से हम क्या बता सकते हैं कि किसी जंक्शन पर करंट का जो एडिशन होता है, धाराओं का जो योग होता है वह शून्य के बराबर होता है। किसी जंक्शन पर करंट का जो एडिशन होता है वह शून्य के बराबर होता है। या दूसरे तरीका से कहा जा सकता है इसको कि जंक्शन पर आने वाली सभी धाराओं का योग, सभी करंटों का एडिशन उस जंक्शन से जाने वाली सभी करंट के एडिशन के बराबर होता है। इसको जरा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर यह एक पॉइंट हम ले लें, ठीक है, इस पॉइंट पर हम इस तरह से ऐसे मान लेते हैं कि यहां से ये करंट आ रहा है I1, ठीक है। यहां से ये करंट I2 जा रहा है, यहां से एक करंट आ रहा है I3, यहां से एक करंट जा रहा है I4 और यहां से एक करंट इस पॉइंट P पर, इसको पॉइंट P हम कर रहे हैं, यहां पर I5 ले लेते हैं। अब देखिए
अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, हमारे पास दो तरह का डिफिनीशन है, दोनों में से कोई भी डिफिनीशन को हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक डिफिनीशन हम आपको बताना चाहते हैं, दोनों में से एक डिफिनीशन को आप फॉलो कीजिए, दूसरा डिफिनीशन खुद पर खुद सामने आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंटों का जो एडिशन होता है, सभी धाराओं का जो योग होता है वह शून्य होता है। तो अब ये देखिए, ठीक है, लेकिन हाँ आपको यहां पर क्या करना है, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि पॉइंट पर आने वाली जो करंट है उसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वहां से जाने वाली जो करंट है उसको हम निगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो हम दो तरह का साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर जाने वाली करंट को पॉजिटिव लेना चाहते हैं और आने वाली को नेगेटिव लेना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ जो पॉइंट P पर है ना आने वाली जो करंट है, पॉइंट P की ओर आने वाली जो करंट है उसको प्लस लेंगे और P से जाने वाली जो करंट है वह उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिख देते हैं P की ओर आने वाली करंट, P की ओर आने वाली करंट, इसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया है, तो P से जाने वाली करंट, जाने वाली जो करंट है उसको हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो P की ओर जो आने वाली करंट है उसको पॉजिटिव लेना है और P से जाने वाली जो करंट है उसको निगेटिव लेना है। तो अब ये देखिए, यहां से P की ओर ये वाला I1 देखिए, P की ओर यह करंट आ रही है तो इसीलिए I1, और I1 के सामने क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, I1 के आगे क्या है, प्लस, उसके बाद एडिशन का चिन्ह दीजिए, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे I2, लेकिन I2 देखिए P की ओर आ रही है कि P से जा रही है, जा रही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस I2 प्लस, ये देखिए P की ओर आ रही है यानी कि I3 प्लस P4 का सिंबल बताइए, सॉरी I4 का सिंबल बताइए, प्लस या माइनस। ठीक है ना, क्योंकि यह P से बाहर की ओर जा रही है इसलिए ये माइनस होगा, सही सोचा आपने, तो माइनस I4 प्लस, अब बताइए ये P की ओर आ रही है तो इसलिए प्लस होगा I5। ठीक है, तो किसी बिंदु पर की सभी धाराओं का योग, किसी बिंदु पर की सभी धाराओं का बीजीय योग, अलजेब्रिक सम जो होगा वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब आप इसमें माइनस वाले साइन को राइट साइड ले जाइए, तो यहां से हो जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। देखिए तो I1, I3 और I5 का केवल एरो देखिए किधर है, I1 P की ओर, I3 P की ओर, ठीक है, और I5 P की ओर आने वाली, यानी कि यह क्या है, तो P की ओर आने वाली करंट इज इक्वल टू I2 का सिंबल देखिए, P से जाने वाली करंट है ये, और I4 भी देखिए P से जाने वाली करंट है, तो हम क्या लिखेंगे, P से जाने वाली करंट। ठीक है, जाने वाली करंट, तो किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का अलजेब्रिक सम बराबर होता है उस जंक्शन से जाने वाली करंट के अलजेब्रिक सम के। ठीक है, तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि सर किसी जंक्शन पर सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, ये भी हमारा फर्स्ट रूल डिफाइन करता है। या हम दूसरे तरीका से बता सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम जो होता है वह उस जंक्शन से जाने वाली करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसा कि आपको मालूम है
कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न करते हैं और आवेश को न ही हम नष्ट करते हैं, ठीक है, इसका मात्र पुनर्वितरण होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि और आवेश प्रवाह की दर ही करंट कहलाती है। तो यहां से आप सोच लीजिए कि फर्स्ट रूल जो है वह आवेश संरक्षण सिद्धांत को बताता है ना। तो आपसे यह एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल होता है वह किस सिद्धांत को बताता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। ओके, अब यहां से छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए, है ना, एक एग्जांपल हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे यह पॉइंट हम ले लेते हैं ए, यहां से हमने कहा 7 एम्पियर, इस पॉइंट को पी ले लीजिए, 7 एम्पियर है, इधर चला गया इधर 3 एम्पियर, तो बताइए यहां पर कितना होगा, यानी कि इस आई का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। सिंपल, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन गिव योर आंसर वेरी इजली कि सर इस पॉइंट पी की ओर आने वाली करंट कौन है, 7 एम्पियर है, तो इससे जाने वाली भी टोटल करंट 7 एम्पियर होनी चाहिए, लेकिन यहां से जा रही है कितनी करंट, 3 एम्पियर, तो बात है कि 4 एम्पियर कहां गया, तो 4 एम्पियर इस रास्ते से गया होगा, इसका मतलब I बराबर कितना, 4 एम्पियर आंसर। समझ में आया, ठीक है। अब और भी इससे ज्यादा अगर 4-5 ब्रांच दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट एक ऐसा पॉइंट है ना, ये इसमें बता रहा है कि ये करंट है, अगर हम ये कर रहे हैं कि यहां पर 3 एम्पियर, यहां पर 2 एम्पियर, यहां से 5 एम्पियर और जाने वाली करंट है, और यहां से भी हम कह देते हैं कि यह जाने वाली करंट अगर 6 एम्पियर है, तो बताइए इसमें आई का वैल्यू कितना होगा, बता दीजिए। आने वाली करंट बताइए, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। अब यहां से जाने वाली करंट कितना है बताइए, 6 एम्पियर और 5 एम्पियर, 11 एम्पियर करंट इस पॉइंट से जाने वाली करंट है, ठीक है। तो जाने वाली करंट बराबर होनी चाहिए आने वाली करंट के, तो 3 एम्पियर और 2 एम्पियर, 5 एम्पियर ही आया, इसका मतलब कि यहाँ 6 एम्पियर और होना चाहिए, क्योंकि 5 और 6 11 होता है ना, तो यानी कि यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप आसानी से बना देना, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है कि किसी जंक्शन पर आने वाली सभी करंटों का जो अलजेब्रिक सम होता है वह क्या होता है, 0 होता है। या फिर हम इसको बता सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम उस जंक्शन से जाने वाली सभी करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो आप दोनों में से कुछ भी बता दीजिए, और उसके बाद आप यहां से ये जो देख रहे हैं कि हमने जो प्रूफ करके दिया है ना, इसको याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट रूल जो होता है उसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, और उसको हम लोग करंट रूल भी कहते हैं, और यह जो है वह आवेश यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसी को यह फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल के बारे में। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट रूल समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके सेकंड रूल के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग सेकेंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे।
दूसरा नियम इंग्लिश में क्या है तो सेकेंड रूल, इसको हम लोग लूप रूल के नाम से भी जानते हैं या वोल्टेज रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि किसी एक लूप में सभी विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। देखिए, किसी बंद लूप में सभी विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है और विभवांतर क्या होता है तो V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है, तो यानी कि I इंटू आर। ठीक है, तो सभी विभवांतरों का बीजीय योग जो होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं कि किसी बंद लूप में, हम यहाँ पर बंद लूप की बात कर रहे हैं, बंद परिपथ की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको लूप रूल भी कहा जाता है। ठीक है, और चूंकि विभवांतर सभी विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है, वहां पर क्या था सभी धाराओं का बीजीय योग यानी कि सभी करंट का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होता है, इसीलिए चूंकि वहां करंट की बात थी तो इसलिए उसको करंट रूल कहा गया था। यहाँ सभी विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है, इसलिए इसको वोल्टेज रूल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें यही याद रखना है कि एक क्लोज लूप होना चाहिए। लूप क्या होता है मैंने आपको समझाया है। तो किसी बंद परिपथ में या किसी बंद लूप में सभी विभवांतरों का बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अब ये देखिए हम इसको कैसे समझेंगे, तो हम यहाँ से एक डायग्राम को बनाएंगे और उस डायग्राम के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, ये एक सर्किट ले लेते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बना लेते हैं। ओके, ये देख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना लेते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको हम ये बता दें कि ये पॉइंट ए है या बी है या पॉइंट सी है। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। उसके बाद यहाँ से करंट इधर से ऐसे जा रही है, ये करंट इस तरह से है, यहाँ से करंट ऐसे है। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब इस ब्रांच में ये करंट जाएगी तो सब में यही डायरेक्शन रहेगा, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए कि ऊपर से करंट ऐसे आ रही है। ठीक, तो इस पॉइंट पर आने वाली दोनों करंट है, तो यहाँ से ये करंट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी ये करंट ऐसे जाएगी। अब यहाँ से ये करंट ऐसे जा रही है, यहाँ से ये करंट ऐसे आ रही है, तो यहाँ से ये करंट जाएगी। क्योंकि दोनों करंट यहाँ इस पॉइंट पर पॉइंट सी पर आने वाली है, तो यहाँ से ये करंट जाने वाली हो जाएगी। अब इसके बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस करंट को, है ना, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच में हम I1 करंट वैल्यू मानते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसको हमने I1 माना, ये करंट कितना है I2 और ये करंट कितना है I3। ओके, तो इस करंट के वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया, यानी कि R1 रेजिस्टेंस से देखिए I1 करंट, R2 से I2 और R3 से I3। तो इस ब्रांच यानी कि प्रत्येक ब्रांच में करंट का वैल्यू आपको मालूम हो गया। अब ये देखिए हमने क्या कहा कि किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज सर्किट में सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होगा वह 0 के बराबर होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। अब ये देखिए यहां से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर प्लस लीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लीजिएगा। दूसरी बात कि करंट के डायरेक्शन में, अगर करंट इस डायरेक्शन में है और हम भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, अगर करंट इस डायरेक्शन में है और हम उल्टे डायरेक्शन में है तो उस साइड को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा। अब यहां से देखिए, ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में है और हम भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो I1
इंटू R1, इसका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ये देखिए हम ऐसे जाना चाहते हैं, ऐसे तो हम क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं, तो ये देखिए ये भी करंट जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी है, यानी कि I2, और ये क्या हो जाएगा R2। ओके, तो इसका एडिशन प्लस। अब ये देखिए हम यहां से फिर A पर ही आना चाहते हैं। लूप का मतलब क्या कि A से कहां जाओगे, B पर, B से कहां आओगे, C पर, C से फिर कहां आओगे, A पर। ठीक है, आप A से चलना शुरू किए हो, A पर चले आओगे। उस रास्ते में देखो कि आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ देखो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये वाला साइन क्या आ जाएगा बताओ, प्लस या माइनस। तो आप कहोगे सर माइनस क्यों, क्योंकि करंट जो है वह A से C है, लेकिन आप कहां जा रहे हो, C से A जा रहे हो, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में, माइनस I2 इंटू R2। ठीक है, और इसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर, 0 के बराबर। तो आप यहां से क्या लिखोगे, I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा I3 ना, I3 R3। ये देखिए I3 R3, तो I3 R3, तो ये देखिए ये हमारा एक यहां से प्रूफ हो गया। उसके बाद अभी तो हमने केवल रेजिस्टेंस ही दिखाया, ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में कहीं बैटरी आ जाए, तो अगर बैटरी आ जाएगा तो उसके लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इसको जरा हम देख लेते हैं। इसी में हम यही सर्किट लेंगे और इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसका ईएमएफ कितना है, E1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर भी एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ जो बैटरी देख रहे हैं इसका ईएमएफ कितना हम कर देते हैं, E2। ओके, अब यहाँ से इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 और इसका है R3। अब इसके बाद करंट का वैल्यू है, तो आप करंट का वैल्यू ले लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी एक बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम दो ही बैटरी लिए हैं। अब ये देखिए, अब इसमें करंट का डायरेक्शन, ये अगर हम करंट का डायरेक्शन ले ले ऐसे, ये वाला करंट का डायरेक्शन हो गया। ओके, तो फिर ये वाला करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये देखिए ये करंट इधर नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि यहाँ से करंट का वैल्यू ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये करंट का वैल्यू यहाँ से ऐसे आएगा, ये करंट का वैल्यू ऐसे आएगा, तो यहाँ से ये करंट का वैल्यू ऐसे चला आएगा। ठीक है, और नहीं तो ये करंट वैसे भी जा सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ से ये करंट के वैल्यू को हम ये दे देते हैं। ठीक है, ये साइन। अब ये देखिए, तो यहाँ से आने वाली जो करंट है और ये करंट भी यहाँ से ये जाने वाली करंट, ये ऐसे। ओके, अब यहाँ से हम करंट क्या ले लेते हैं, तो सपोज दैट ये करंट को ले लेते हैं हम I1, इस करंट को हम ले लेते हैं I2 और इस करंट को हम ले लेते हैं I3। अब यहाँ से देखिए हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट A से चलना शुरू करते हैं, B और यह पॉइंट C हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें आप किरचॉफ्स का सेकेंड रूल लगाइए। तो सेकेंड रूल क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होता है किसी क्लोज लूप में, वो तो 0 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करने के लिए चले हैं और कैलकुलेशन करने के क्रम में अगर बैटरी का पहले अगर हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिले और बाद में नेगेटिव मिले, तो देखिए आप हाई से लो जा रहे हैं, हाई से किधर जा रहे हैं, लो। तो अगर हाई से अगर आप लो की तरफ जा रहे हैं तो हाई माइनस लो करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट,
पॉजिटिव आएगा। लेकिन कैलकुलेशन के क्रम में अगर आपको पहले निगेटिव मिल जाए, पहले क्या मिल जाए, निगेटिव मिल जाए, यानी कि पहले निगेटिव मिल जाए और बाद में अगर पॉजिटिव मिले, अगर ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लो में से हाई को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, है ना। तो आप यहां से देखिए, अगर हम लो में से हाई को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, निगेटिव। कम में से ज्यादा को घटाइएगा तो क्या आएगा, माइनस। और ज्यादा में से अगर छोटा वैल्यू को घटाइएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस बात को अब इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब ये देखते हैं, चलिए तो यहां से ए से चलना शुरू करते हैं। लूप हमारा क्या है, पहले ये बताइए। लूप हो जाएगा ए बी सी ए से बी पर जाइए, बी से सी पर आइए और सी से फिर ए पर आ जाइए, ठीक है ना। अब इसके बाद तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ I3 इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम चलेंगे उसी डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव, I3 R3, ठीक है। यानी कि हम ए से बी पर पहुंच गए, बी से सी पर आइए, प्लस बी से सी पर गए। देखिए रास्ते में हमें क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, E2। लेकिन E2 का साइन बताइए, पहले हमें नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, बाद में पॉजिटिव। तो पहले लो और बाद में हाई, तो लो में से हाई को माइनस करो, निगेटिव आ जाएगा, यानी कि माइनस E2 आ जाएगा। E2 क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर प्लस, अब ये देखो इससे करंट कितना था, I2, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R2। उसके बाद फिर सी से कहाँ आना है, ए पर, सी तक पहुंच गए हम लोग। अब सी से ए तक आना है, तो देखिए I1 R1, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में, इसीलिए हमने पॉजिटिव लिया। लेकिन यहाँ देखो पहले निगेटिव मिल गया, बाद में क्या मिला, पॉजिटिव। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस क्या देंगे, E1 बराबर क्या, 0। अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। माइनस वाले को राइट साइड में ले जाइए और यहां से लिख लेते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखिए अब हम यहां से एक नया डिफिनीशन दे सकते हैं। नया डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि किसी लूप में सभी कंपोनेंट के टर्मिनल्स के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होता है वह बैटरी के विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एडिशन के बराबर होता है। ये हमारा एक नया इक्वेशन हमें यहां से मिल गया। हम इसके आधार पर एक नया डिफिनेशन को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड रूल। तो हमने फर्स्ट रूल को भी देखा, सेकेंड रूल को भी देख लिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग अगले क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार में अगर समझ गए तो ठीक है ना। इस कंसेप्ट को एक बार में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके और फिर से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि आगे चल के जब हम लोग वेटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे तो वेटस्टोन ब्रिज में आपको किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करना है। ओके, आज के लिए इतना है।